हेलो रेडिकल्स। आई होप आप सब एकदम मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी सबकी। तो लास्ट क्लास में हमने प्रोकैरियोटिक सेल को कंप्लीट कर लिया था। आज से हम यूकैरियोटिक सेल स्टार्ट करने वाले हैं और उसमें भी सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली सेल मेम्ब्रेन तो देखो, चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक, दोनों में सेम ही स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। बट हम पढ़ यूकैरियोटिक सेल में ही रहे हैं इसको, ठीक है। तो आज से यूकैरियोटिक सेल बिगिन होता है और उसका फर्स्ट टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन। स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात आती है कि सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को किसने डिस्कवर किया, किसकी हेल्प से डिस्कवर किया और किस चीज़ पे स्टडी करी गई, कौन सा ऐसा सेल था जिसकी सेल मेम्ब्रेन पर स्टडी करी गई। तो सबसे पहली बात आती है कि इसको डिस्कवर किसने किया। तो दो साइंटिस्ट आते हैं, सिंगर एंड निकोलसन, जिन्होंने सेल मेम्ब्रेन को मतलब सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया। उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से डिस्कवर किया, ठीक है। कैसे? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी जब तक नहीं हुई थी तब तक डिटेल स्टडी नहीं कर पाए कोई भी मेम्ब्रेन की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन की, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई तो सिंगर एंड निकोलसन ने उसकी हेल्प से आरबीसी की मेम्ब्रेन को स्टडी करा, ठीक है। आरबीसी एरिथ्रोसाइट, तो उसकी मेम्ब्रेन को स्टडी करा तो उन्हें क्या पता चला, उन्हें दो चीज़ें पता चली कि आरबीसी की मेम्ब्रेन में दो चीज़ें हैं। क्या? प्रोटीन है और लिपिड है। उन्हें ये पता चला कि प्रोटीन जो है वो 52% है और जो लिपिड है वो 40% है, ठीक है। तो सिंपल से डिस्कवरी है। दे बोथ स्टडीड, आरबीसी का मेम्ब्रेन उन्होंने स्टडी करा और उसमें ये परसेंटेज है, ठीक है। इट्स नॉट कंपल्सरी कि हर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन इतना, लिपिड इतना, ठीक है। ये किसका है? ये आरबीसी की मेम्ब्रेन का है कि उसमें प्रोटीन 52% था, लिपिड 40% था, ओके। तो उन्होंने ये जो पूरा स्ट्रक्चर बताया, ठीक है, उसको क्या नाम दिया? फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। इसका क्या मतलब हुआ? एक एग्जांपल लेते हैं बहुत अच्छा। जैसे सी में आइसबर्ग होता है, जैसे टाइटैनिक मूवी में हुआ था। टाइटैनिक शिप आइसबर्ग से टकरा कर ही तो टूटा था। टाइटैनिक मूवी तो सभी ने देखी है, देखी होगी, मतलब नहीं देखी है तो देख लेना जाकर। तो बेसिकली सी जो है वो फ्लूइड हो गया, लिक्विड हो गया, और वहाँ उस सी में कहीं कहीं पर क्या हो गए? आइसबर्ग हो गए, ठीक है। और वो कहीं भी हो सकते हैं, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे होंगे, है ना, कहीं भी आ सकते हैं वो तो। सिमिलरली जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है वो भी वैसा ही है, सी और आइसबर्ग की तरह ही मान लो। उसमें फ्लूइड की जगह पे लिपिड होते हैं और आइसबर्ग की जगह पे प्रोटीन होता है। जैसे कि सी है तो सी को हम लिपिड से कंपेयर करेंगे और आइसबर्ग को हम प्रोटीन से कंपेयर करेंगे। यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें जो लिपिड है वो फ्लूइड पार्ट बनाता है और उस लिपिड में प्रोटीन होते हैं एम्बेडेड कहीं कहीं पर। सिंपल, इसको अभी डिटेल में पढ़ेंगे। और ये मॉडल जो दिया था, ये दिया था 1972 में, बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है ये। अब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पहली बात तो लिविंग होती है, ठीक है। सेल वॉल की तरह डेड नहीं होती है। सेल वॉल हमारी क्या थी, कैसी थी? डेड थी। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ लिविंग। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है, इट इज़ सेलेक्टिवली परमेबल। सेलेक्टिवली परमेबल का मतलब है कि इट विल नॉट अलाउ द एंट्री ऑफ ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल इनटू द सेल, ओके। इसका क्या मतलब हुआ? ऐसा नहीं है कि कोई भी एरा गरा नत्थु खैरा आके बोलेगा कि मुझे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मतलब एंट्री चाहिए, सेल के अंदर जाना है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेगी हाँ हाँ बिल्कुल वेलकम, आप आ सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव होती है अपनी चीज़ों को लेके, मतलब बहुत ज़्यादा सेलेक्टिवली परमेबल। मतलब का क्या इसका क्या मतलब होता है कि वो डिसाइड करेगी कौन अंदर आएगा और कौन अंदर नहीं आएगा, ठीक है। सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे कि मान लो किसी बहुत ही अमीर इंसान की शादी है, ठीक है, बहुत
बिजनेसमैन है कोई, अच्छा तगड़ी शादी है कोई बहुत, तो इन लोगों में क्या होता है, वो ना ऐसे अलाउ नहीं करते एंट्री बिना कार्ड के। ठीक है, जैसे आप जाओगे तो गेट पे कोई ना कोई मतलब एक गार्ड टाइप कुछ कोई खड़ा होता है, एंड ही विल मॉनिटर कोई भी बिना कार्ड शो करे अंदर ना जाए। ठीक है, सो इट्स कंपल्सरी टू शो द कार्ड बिफोर यू एंटर द बैंक्वेट हॉल और वॉट एवर द लोकेशन इज़। ओके, तो सपोज़ मान लो ऐसी वैसी शादी नहीं है कि मुंह उठाया और चले गए, ठीक है, कोई पूछ ही नहीं रहा है। इट्स कंपल्सरी टू शो द कार्ड फर्स्ट। और ऐसा भी होता है कि भैया एक कार्ड पे 2 ही लोग आ सकते हैं। ठीक है, हमारे लोगों की तरह नहीं होते वो लोग कि भैया कोई भी आ जाता है, एक कार्ड पे पूरी पूरी फैमिली आती है, राइट। हमारे यहाँ तो हम भी पूरी पूरी फैमिली ही जाते हैं भाई, अगर कार्ड पे किसी ने लिख भी दिया कि विद फैमिली तो है ना, सीरियसली लेते हैं कुछ ज़्यादा ही उसको। बट ऐसा वहाँ नहीं होता। ठीक है, वहाँ क्या होता है, आपको कार्ड दिखाना कंपलसरी है, तभी आपकी एंट्री अलाउ होगी। तो वो क्या होगी, अमीरों वाली शादी, वो हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी तो यही बोलती है कि मैं हर किसी को एंट्री नहीं दूंगी भैया। ठीक है, यू हैव टू शो मी द कार्ड फर्स्ट। अब ऐसा नहीं है कि तुम लोग सच में बोल दो कि हाँ भाई कार्ड दिखा के जाते हैं, वो तो मैंने जस्ट ऐसी एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, और सेल वॉल जो हो गई वो होगी गरीबों वाली शादी भैया, मतलब गरीबों वाली भी नहीं, उनके कंपैरिजन में तो गरीब ही हो गए ना। अब हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि भैया कार्ड दिखाओ, जो आ रहा है मोस्ट वेलकम, है ना। भले ही वो ज़्यादा अमीर हो बट दिल हमारा ज़्यादा बड़ा होता है, राइट। ये तो है। अब जैसे हॉस्टल के बच्चे होंगे वो तो बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे। मान लो हॉस्टल के बराबर में कोई बैंक्वेट हॉल है ना, किसी दिन मन किया शादी है, अच्छे से कपड़े पहने और चल दिए। वैसे भी हॉस्टल में खाना कितना अच्छा मिलता है, आई नो वेरी वेल। तो आई होप सब समझ गए होंगे कि सेल वॉल का क्या हिसाब है। वो तो सबको एंट्री अलाउ कर देती है, कोई भी आ जाओ, खुली छूट है। बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं, ऐसा नहीं होगा भाई यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एसिमेट्रिक क्या होता है भैया। एसिमेट्रिक का मतलब है कि जो फ्लूइड है यानी जो लिपिड है उसमें जो प्रोटीन है वो कहीं भी आ सकता है। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर एरिया डिफाइंड है कि यहीं पर प्रोटीन होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, एसिमेट्रिकली प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन लिपिड की बाइलेयर में। बाइलेयर मतलब अभी हम पढ़ेंगे। सेल मेम्ब्रेन में मेनली क्या चीज़ें होती हैं, लिपिड होता है, प्रोटीन होता है मेनली। ऐसा नहीं है कि और कुछ नहीं होता, और भी बहुत कुछ होता है, बट मेनली क्या होता है, लिपिड और प्रोटीन होते हैं। लिपिड की क्या होती है, बाइलेयर होती है, 2 लेयर में प्रेजेंट होता है, दिस इज बाइलेयर। ठीक है, अब लिपिड में भी कौन से लिपिड होते हैं, फॉस्फोलिपिड, मेजरली फॉस्फोलिपिड पाए जाते हैं, बट ऐसा नहीं है कि और कोई नहीं पाया जाएगा, कोलेस्ट्रॉल भी होता है। ठीक है, तो मेजर अगर बोला जाएगा तो हाँ फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, बट कोलेस्ट्रॉल इज ऑल्सो प्रेजेंट। तो लिपिड हो गया, प्रोटीन हो गया, लिपिड में कौन से लिपिड हो गए, ये हो गया। अब हम देखेंगे लिपिड कैसे प्रेजेंट होता है। अभी हम प्रोटीन की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ लिपिड की बात कर रहे हैं। तो लिपिड जो है बाय लेयर में अरेंज्ड होता है, मतलब इसकी 2 लेयर्स होती हैं। ठीक है, अब पहले हम देख लेते हैं फॉस्फोलिपिड में क्या होता है। ठीक है, बाय लेयर ही को ही हम डिटेल स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर। तो बाय लेयर में जैसे ये फॉस्फोलिपिड्स अरेंज्ड हैं 2 लाइन में, ये सारे फॉस्फोलिपिड हैं, ये भी सारे फॉस्फोलिपिड हैं, और ये बाय लेयर हो गई लिपिड की। मैंने यहाँ पर एरो बनाया ना, अरेंज इन बाय लेयर, तो ये हो गया। अब इसमें ये जो फॉस्फोलिपिड है तो मैं इसमें 2 चीज़ें दिखाई दे रही हैं, पहला क्या हेड और दूसरा क्या टेल। अब इन दोनों की कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं। जो हमारी टेल होती है, पहले टेल को देखो, वो होती है नॉन पोलर और हाइड्रोफोबिक, और जो हमारा हेड होता है वो पोलर होता है और हाइड्रोफिलिक होता है। अब इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाएगा, क्या होता है कभी कभी ना हम हेड को हाइड्रोफोबिक कराते हैं और टेल को हाइड्रोफिलिक कराते हैं। अब याद कैसे रहेगा। और हाँ, ये भी चीज़ याद करने की है कि बाय लेयर में कौन बाहर की तरफ होगा, कौन अंदर की तरफ होगा। ठीक है, तो उसी को याद करने का तरीका है। हाइड्रोफोबिक का क्या मतलब हुआ, हाइड्रो का क्या मतलब हुआ, हाइड्रो किससे रिलेटेड है, वाटर से। और फोबिक मतलब फोबिया यानी कि डर, यानी जो टेल है हमारी वो वाटर से डरती है, वाटर से दूर भागना चाहती है। लेकिन जो हमारा हेड है वो हाइड्रोफिलिक है, यानी वो वाटर से, हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक मतलब जो लविंग। ठीक है, वाटर लविंग है हेड हमारा, यानी वो वहीं जाएगा जहाँ पानी होगा। ठीक है, जहाँ पानी वहाँ हेड। ठीक है, और टेल दूर भागेगी।
तो टेल को हमें वाटर से दूर करना है और हेड को वाटर की तरफ करना है, क्योंकि वो वाटर से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ठीक है, उसके बिना रह नहीं सकता। और टेल जो है वो बहुत ज़्यादा डरती है, उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों के लिए ही फेवरेबल कंडीशन कर देते हैं। अब हमको पता है कि सेल के बाहर एक मतलब फ्लूइड ही होता है, वाटर ही होता है, तो हम हेड को जो है बाहर की तरफ कर देंगे ताकि उसकी भी सारी विशेस पूरी हो जाएं। और जो हमारी टेल है हम उसको अंदर की तरफ कर देंगे ताकि उसके कांटेक्ट में भी वाटर ना आ पाए और वो भी खुश हो जाए। तो ऐसे दोनों खुश हो जाएंगे। तो हमने क्या करा, हमने हेड को कर दिया बाहर की तरफ और टेल को कर दिया अंदर की तरफ। देखो इधर भी हेड बाहर की तरफ है, टेल अंदर की तरफ है। तो बाय लेयर ऑफ लिपिड ऐसे अरेंज्ड होगी, ठीक है। अब बात हम करते हैं प्रोटीन कहाँ पर होते हैं। प्रोटीन जो होते हैं ना इसी बाय लेयर ऑफ लिपिड के बीच में होते हैं, बीच में एम्बेडेड होते हैं, ठीक है। इनको बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। ये बहुत बड़े होते हैं, देखो पूरी लिपिड लेयर के बीच में है ये, ठीक है, इंटीग्रल प्रोटीन इनसाइड द मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या करेंगे, केवल लेटरल मूवमेंट करेंगे। लेटरल मूवमेंट मतलब साइड बाय साइड मूवमेंट, राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट ये नहीं कर पाएंगे। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट क्या होता है, मतलब कि अप डाउन, ठीक है, ऐसे ऐसे मूवमेंट ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये ना साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। इसका रीज़न यही है, ड्यू टू देयर लार्ज साइज दे कैन नॉट परफॉर्म फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट एंड दे कैन ओनली परफॉर्म लेटरल मूवमेंट, ठीक है। चाहो तो यहाँ पे लिख लो, सॉरी यहाँ पे लिख लेते हैं, वेरी लार्ज साइज। इसी वजह से क्या होता है, ओनली लेटरल मूवमेंट होता है। अब हमने बोला था कि सेल मेम्ब्रेन में मेनली लिपिड होगा, मेनली प्रोटीन होगा, ठीक है, लेकिन और भी कुछ हो सकता है। तो बिसाइड्स प्रोटीन एंड लिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। ऐसा नहीं है कि केवल लिपिड और प्रोटीन ही होते हैं, और लिपिड में केवल फॉस्फोलिपिड नहीं होता, कोलेस्ट्रॉल भी होता है, राइट। वैसे ही लिपिड और प्रोटीन के साथ साथ सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बस इतना ही याद करना है कि कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, बेसिकली शुगर, ठीक है। अब हम क्या बोलेंगे, अब हम पढ़ेंगे डिपेंडिंग अपॉन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन टाइप्स ऑफ प्रोटीन। इसका क्या मतलब हुआ, प्रोटीन ना यहाँ पे दो तरीके के होंगे। अब वो किस बेसिस पे हमने डिवाइड करे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। इसका क्या मतलब हुआ, कितनी आसानी से हम उनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं मेम्ब्रेन में से, कितनी आसानी से हम उन्हें मेम्ब्रेन में से निकाल सकते हैं। उस बेसिस पे प्रोटीन जो हैं वो दो टाइप के हो गए, पहला पेरिफेरल, दूसरा इंटीग्रल, ठीक है। अब नाम से ही पता चल रहा है, पेरिफेरल मतलब कि पेरीफेरी पे, यानी कि आउटर साइड पे, जो सरफेस पे होगा वो होगा पेरिफेरल। और जो टोटली या पार्शली बरीड, टोटली बरीड जैसे कि मैंने ये डायग्राम में बनाया, ये पूरा अंदर है, ठीक है, पूरी मेम्ब्रेन के अंदर है, ये बिल्कुल भी बाहर नहीं है, तो ये टोटली बरीड हो गया, तो इंटीग्रल प्रोटीन है। कुछ पार्शली बरीड भी हो सकते हैं, जैसे कि मान लो इतना, तो ये बाहर भी जा रहा है, देखो ये पार्शली बरीड हो गया, ठीक है। ये फुल्ली बरीड हो गया, टोटली इनसाइड द मेम्ब्रेन, और ये आधा मेम्ब्रेन के अंदर है और आधा बाहर भी है। तो ये दोनों ही इंटीग्रल प्रोटीन है, ठीक है, क्योंकि दोनों ही मेम्ब्रेन के अंदर ही है बेसिकली, कोई पार्शली है तो कोई टोटली बरीड है। तो ये हो गया। और पेरीफेरी मतलब सरफेस पे होगा, बिल्कुल सरफेस पे होगा, वो अंदर नहीं होगा। तो यार इतना तो कॉमन सेंस है, इतना तो सभी जानते हैं, अगर कोई चीज़ सरफेस पे है तो हम उसको ईजिली एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, या कोई चीज़ अंदर बरीड है तो उसको ज़्यादा अच्छे से निकाल पाएंगे। ऑब्वियसली जो सरफेस पे है उसको ज़्यादा इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और जो हमारे अंदर बरीड है, मतलब टोटली बरीड, पार्शियली हमारे अंदर नहीं, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बरीड है, तो दे आर टफ टू एक्सट्रैक्ट। तो ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन प्रोटीन्स आर ऑफ टू टाइप्स, पेरिफेरल एंड इंटीग्रल। डन। अब हम देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन का क्या मेन फंक्शन होता है। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट। इसका क्या मतलब हुआ, मान लो सेल के अंदर कोई मॉलिक्यूल आ रहा है या सेल से बाहर कोई मॉलिक्यूल जा रहा है, तो उसका ट्रांसपोर्ट कराने का मेन काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन का ही होता है, ठीक है। अब वो ट्रांसपोर्ट जो है डिपेंड करता है कि उसमें एनर्जी यूज़ हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। तो दो टाइप का ट्रांसपोर्ट हो सकता है, पहला पैसिव, दूसरा एक्टिव, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ, पैसिव क्या, एक्टिव क्या। तो भैया नाम से देखो, थोड़ा सोचो, एक्टिव,
एक्टिव से ही सुनने में लग रहा है कि हाँ भाई इसमें तो एनर्जी यूज़ हुई होगी, है ना। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमें एनर्जी देनी पड़ती है ना, कुछ एनर्जी हमको देनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें जो हमारे मॉलिक्यूल का ट्रांसफ़र होता है ना, वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। इसका क्या मतलब हुआ, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है कि एक जगह पर तो कोई चीज़ बहुत ज़्यादा होगी, हाई कंसंट्रेशन होगी उसकी, राइट, और एक जगह पर वो बहुत ज़्यादा कम होगी, लो कंसंट्रेशन होगी। तो फेवरेबल कंडीशन क्या होगी, जहाँ पे चीज़ ज़्यादा है वो वहाँ पर जाना चाहेगी जहाँ पे वो कम है ना। हाई टू लो उसका फ्लो होना चाहिए, नॉर्मल कंडीशन तो यही होती है। लेकिन हम चाहते हैं कि वो चीज़ लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में जाए, यानी कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन हम काम करना चाह रहे हैं। तो यानी हम उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम किसी की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ काम करेंगे तो ऑब्वियसली हमको मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। वो करना नहीं चाह रहा और हम करवाना चाह रहे हैं, तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, उसमें एटीपी खर्च होंगे। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यही होता है, ठीक है। हम लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में चीज़ों का ट्रांसपोर्ट कराते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और एनर्जी इसमें लगती है, एटीपी यूटिलाइज होती है। इसका एग्जाम्पल हो गया जब हम आयंस और मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफ़र कराते हैं, और सोडियम पोटेशियम पंप जो हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, अभी बस नाम याद रख लो, ठीक है। अभी डिटेल में करने लग गए तो बहुत ज़्यादा डिटेल में चला जाएगा, उतनी ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे इसके जस्ट अपोजिट पैसिव से। पैसिव से ही पता चल रहा है भैया इसमें बिल्कुल एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें तो वो मतलब काम जो मतलब जो काम बोल रहे हो, इसमें जो ट्रांसपोर्ट होगा ना मॉलिक्यूल का, वो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, मतलब कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। अब वो मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो भी हाई से लो जाना चाह रहा है और हम भी उसको हाई से लो ही ले जाना चाह रहे हैं। तो यानी दोनों के व्यूज़ मैच हो गए, तो हमें एनर्जी लगाने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि दोनों वही काम करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विदाउट द यूज़ ऑफ एनर्जी ट्रांसपोर्ट हो जाता है अपने आप। फॉर एग्जाम्पल डिफ्यूजन ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन किसका, न्यूट्रल सॉल्ट का, और वाटर के केस में हम उसको ऑस्मोसिस बोल देते हैं, राइट। तो वाटर भी क्या होगा, ऑस्मोसिस के थ्रू हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाएगा विदाउट द यूज़ ऑफ एनर्जी। सेम फॉर न्यूट्रल सॉल्ट्स ऑल्सो। ओके, तो पैसिव में कोई एनर्जी खर्च नहीं होगी और एक्टिव में एनर्जी खर्च होगी, क्योंकि हम उसकी मर्जी के खिलाफ काम कर रहे हैं, ठीक है, अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। तो बेसिकली सेल मेम्ब्रेन का ये पूरा हो गया कवर, ठीक है। इसमें बस इतना ही था, किसने डिस्कवर किया इसको, किसकी हेल्प से डिस्कवर किया, क्या किसको मतलब स्टडी करा, आरबीसी मेम्ब्रेन को स्टडी करा, ठीक है, उसमें उन्हें क्या मिला, ठीक है, फिर उन्होंने क्या इसको नाम दिया, कब डिस्कवर किया था, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक, उसका पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है, फिर प्रोटीन के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, और फिर हमने देख लिया ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसमें क्या होता है, पूरा सेल मेम्ब्रेन कंक्लूड हो गया जस्ट इन 1 पेज। सोचो कितना बढ़िया हो गया, ठीक है, वो भी फ्लो चार्ट के फॉर्म में और पॉइंट्स के फॉर्म में, राइट। तो ये टॉपिक यहीं पे हम ख़त्म करते हैं, आज की सेवा यहीं पर समाप्त होती है। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एंड तब तक के लिए और क्या, फिर पढ़ाई करो, और नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को रिवाइज़ करके आना, बिना रिवाइज़ करे मत आना, ठीक है। इससे क्या होता है ना, फ्लुएंसी बनी रहती है और अच्छी जाती हैं चीज़ें, फिर समझ में भी आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे फिर, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।